हर हर महादेव दोस्तों। जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से पुनः स्वागत। जिस प्रकार आप और हम प्रतिदिन ज्योतिष के एक नए विषय पर अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं, तो ठीक इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र पर आज हमारा जो विषय होगा वो भी एक दोष पर आधारित है। जी हाँ, इस दोष का नाम है काल सर्प दोष। काल का दूसरा नाम मृत्यु है और सर्प का अर्थ होता है सर्वविदित, अर्थात सर्प का काटना, सर्पदंश, जो कि प्रायः मृत्यु का पर्याय भी माना जाता है। तो अब प्रश्न आता है कि क्या होता है काल सर्प योग। देखिए, जब राहु केतु को छोड़कर सभी अन्यान्य ग्रह राहु केतु के मध्य आ जाएं, अर्थात सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, सभी ग्रह राहु से केतु के मध्य आ जाएं, तब जो दोष उत्पन्न होता है या जो योग उत्पन्न होता है उसे हम काल सर्प योग की सृष्टि कहते हैं। यूं तो कहने के लिए यह योग है, लेकिन यह दोष से कम नहीं। ध्यान रहे, राहु केतु सदैव वक्री ही चलते हैं और इस योग के लिए आवश्यक है कि उक्त सभी ग्रह राहु से केतु के मध्य हो, ना कि केतु से राहु के मध्य। काल सर्प योग से जो जातक प्रभावित होते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है? काल सर्प योग का परिणाम क्या है? तो काल सर्प योग से जो जातक प्रभावित होते हैं उन्हें स्वप्न में प्रायः सर्प दिखाई देते हैं। जातक अपने कार्यों में कठिन परिश्रम करने के बावजूद अपने आशाओं जैसी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। हमेशा मानसिक चिंताओं से तनावग्रस्त रहते हैं। अकारण लोगों से शत्रुता बढ़ती है। गुप्त शत्रु सक्रिय रहते हैं, जिससे सही निर्णय वे प्रायः नहीं ले पाते। पारिवारिक जीवन भी पूर्णतः कलहपूर्ण हो जाता है। विवाह में विलंब होता है और वैवाहिक जीवन में भी तनाव बना रहता है। काल सर्प योग सर्वाधिक प्रभावकारी दोष होता है। जातक को इस समय शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यवसाय आदि से कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। पर काल सर्प योग से डरने या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो इसके केवल उपाय करने की। तो अब प्रश्न आता है कि काल सर्प योग कब बनता है, किन भावों में बनता है? तो जान लीजिए, काल सर्प योग इस परिस्थिति अथवा इन भावों में बनता है जब सभी ग्रह लग्न से सप्तम भाव के मध्य हो जाएं, जब सभी ग्रह द्वितीय से अष्टम भाव के मध्य हो जाएं, जब सभी ग्रह तृतीय से नवम भाव के मध्य हों, जब सभी ग्रह चतुर्थ से दसम भाव के मध्य हो जाएं, जब सभी ग्रह पंचम से एकादश भाव के मध्य हो जाएं और जब सभी ग्रह षष्ठम से द्वादश भाव के मध्य हो जाएं, तो उक्त सभी ग्रह योग से बनने वाले योग को काल सर्प दोष कहा जाता है। काल सर्प योग कब हमें दंड देता है, अर्थात काल सर्प योग के कारण कब हमें भयंकर परिणाम झेलने पड़ते हैं? तो देखिए, ऐसा 3 रूपों में होता है। जब राहु की दशा हो, अंतरदशा हो, अर्थात प्रत्यंतर दशा हो, जब जब भी गोचर वशात राहु अशुभ चलता हो और जब भी गोचर से काल सर्प योग की सृष्टि हो, तब तक काल सर्प योग जो बनता है वह प्रायः हमें बहुत ही अधिक कष्ट देता है। अब प्रश्न आता है कि काल सर्प योग कितने प्रकार का होता है? तो देखिए, काल सर्प योग प्रमुख रूप से भाव के आधार पर 12 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं काल सर्प दोष? तो अनंत काल सर्प दोष, कुलिक काल सर्प दोष, शंख काल सर्प योग, वासुकी काल सर्प योग, पद्म काल सर्प योग, महापद्म काल सर्प योग, तक्षक काल सर्प योग, कर्कोटक काल सर्प योग,
शंखनाद अथवा शंखचूड़ काल सर्पयोग, घातक काल सर्पयोग, विषधर काल सर्पयोग और शेषनाग काल सर्पयोग। यह सभी नाम द्वादश नागों के नाम पर लिए गए। तो आइए अब हम बारी बारी जानते हैं काल सर्पयोग के प्रकार, उनकी परिभाषा एवं उनके परिणाम। वासुकी काल सर्पयोग। तो देखिए, तृतीय भाव अर्थात पराक्रम भाव से नवम भाव के मध्य राहु केतु के मध्य अन्यान्य सभी ग्रह आने पर वासुकी काल सर्पयोग की स्थिति बनती है। अब क्या परिणाम होता है वासुकी काल सर्पयोग का? वासुकी काल सर्पयोग के दौरान भाई बहन व पारिवारिक जनों से निरंतर कष्ट उठाने पड़ेंगे। तृतीय भाव मित्र का होने के कारण जातक मित्रों से धोखा उठाना पड़ेगा। गृहस्थ जीवन, साथ ही साथ पति पत्नी में परस्पर कूटता, अविश्वास, विरोध और भोग में असंतुष्टि रहेगी। भाग्य कदम कदम पर आपका साथ नहीं चलेगा। भाग्य में निरंतर उठापटक तथा भाग्योदय में अनेक प्रकार की बाधाएं आएंगी। नौकरी में बाधा, उन्नति में रुकावट, राजपक्ष में प्रतिकूलता। इसके साथ साथ जातक को विदेश प्रवास में भारी कष्ट उठाने पड़ते हैं। कानूनी दस्तावेजों में बहुत ही परेशानियां उठानी पड़ती हैं और इस काल सर्प दोष से जो व्यक्ति पीड़ित होता है वो प्रायः नास्तिक भाव से प्रधान रहता है। इसके बाद आता है पद्म काल सर्पयोग। तो पंचम स्थान से एकादश स्थान तक राहु केतु के मध्य जब सभी ग्रह हों तो उस दोष को कहते हैं अथवा उस योग को कहते हैं पद्म काल सर्प दोष अथवा पद्म काल सर्प योग। अब इसका परिणाम क्या होता है? तो जातक को गृहस्थ सुख में निरंतर बाधाएं आती है। जातक को संतान सुख का अभाव रहता है। संतान होते हुए भी माँ बाप का बात नहीं मानते। वृद्धावस्था अत्यंत ही कष्टप्रद व्यतीत होती है। शत्रु कदम कदम पर आपके प्रति षड्यंत्र रचते रहता है। हो सकता है कई बार जेल की भी यात्रा करनी पड़ती है। प्रायः गुप्त रोग, गुप्तांग संबंधी बीमारी, पेट की पीड़ा, पत्नी चरित्रवान नहीं मिलती, इसमें संशय नहीं है। स्त्री का चरित्र संदेहास्पद रहता है। सच्चे मित्रों का अभाव रहता है। गुप्त शत्रु पीड़ा देते हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति सट्टे में, जुए में, रेस में एवं समस्त अशुभ कार्यों में बहुत ही ज्यादा प्रभावकारी होते हैं, परंतु उन्हें इसमें भारी हानि उठानी पड़ती है। अब आते हैं हम लोग कर्कोटक काल सर्पयोग पे। तो जब केतु द्वितीय व राहु अष्टम अथवा राहु द्वितीय व केतु अष्टम भाव में हो तो इस स्थिति को कर्कोटक काल सर्प दोष अथवा कर्कोटक काल सर्पयोग के नाम से जाना जाता है। जब जातक को इस काल सर्प दोष से पीड़ा उठानी पड़ती है तब तक जातक को अपने जीवन में भाग्योदय होता ही नहीं है, और यदि होता भी है तो बहुत ही देर से होता है। नौकरी प्रायः नहीं मिलती है। यदि मिल भी जाए तो नौकरी में पदोन्नति बहुत ही अधिक विलंबता से होती है। बहुत अथक प्रयास करने पर भी व्यापार जमता नहीं है तथा व्यापार में निरंतर घाटा ही होते रहता है। चाह कर भी अपनी पैतृक संपत्ति नहीं मिल पाती। लंबी आयु नहीं मिल पाती। ऑपरेशन का चक्कर बार बार लगा रहता है। चीड़ फाड़, शल्य चिकित्सा जैसा चक्कर लग जाता है। और ऐसे जातक को प्रायः अकाल मृत्यु का भी दोष हो जाता है। सच्चे मित्रों का अभाव हो जाता है और प्रायः उनके धन का हानि ही होते रहता है। अगला काल सर्प दोष पर हम आते हैं जिसका नाम है कुलिक काल सर्प दोष। तो जब केतु द्वितीय व राहु अष्टम भाव में हो तो इस काल सर्प योग को कुलिक काल सर्प योग कहा जाता है। कुलिक काल सर्प योग से पीड़ित होने वाले जातक की स्त्री कुरूप होती है, निर्मोही होती है, अल्पज्ञ होती है, अनपढ़, अतिभोगी, अविश्वासी। संतान सुख में न्यूनता रहती है। पुत्र होकर भी बहुत ही क्रूर होते हैं, दुष्ट होते हैं और प्रायः अपने माता पिता को कष्ट देते हैं। स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट एवं जातक अपने भविष्य वृद्धावस्था को लेकर सदैव चिंतित रहता है।
मूत्र रोग, धातु रोग, गुर्दे की बीमारी, मस्से की बीमारी इत्यादि रोग बीमारी लगी रहती है। जातक अपने परिवार में अनेक स्त्रियों से संसर्ग रहता है, जिसके कारण उसकी भारी अपमान होता है। मित्र कदम कदम पर धोखा देते हैं। माता पिता कुटुंबीजनों का सहयोग नहीं कर पाते। पिता की मृत्यु अल्पायु में हो जाती है। आर्थिक विषमता, अभाव, धन की न्यूनता, इसके साथ साथ अथक परिश्रम करने के बाद भी अपेक्षित फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। अपयश, निरादर, अपमान, उपेक्षा, आलोचना, इन तमाम चीजों से जातक घिरा रहता है। अब आते हैं हम लोग महापद्म काल सर्पयोग पे। तो जब राहु षष्ठम भाव में व केतु द्वादश भाव में हो तो उक्त महापद्म काल सर्पयोग की सृष्टि होती है। इस काल सर्पयोग के दौरान जातक प्रेम प्रकरण में सर्वथा असफल रहता है तथा गृहस्थ सुख नहीं मिल पाता। पत्नी का विरह योग सहना पड़ता है, साथ ही साथ पत्नी मनोनुकूल नहीं मिल पाती। जातक प्रायः रोग, बीमारी, कष्ट, शत्रुओं से घिरा रहता है। जातक का चरित्र जो है वो पवित्र नहीं रह पाता, अनेक प्रकार के लांछन लगने लगते हैं। निराशा की भावना से वह सदैव ग्रसित रहता है। वृद्धावस्था में अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, रोग पीड़ित हो जाता है। आय में न्यूनता आती है, धर्म की क्षति होती है, साथ ही साथ खर्च बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। अगला जो काल सर्प योग है उसका नाम है शंखनाद काल सर्प दोष। तो जब राहु नवम भाव में और केतु तृतीय भाव में हो और शेष ग्रह इनके मध्य हो तो ऐसी स्थिति को शंखनाद काल सर्प योग कहा जाता है। इस काल सर्प योग के दौरान जातक को भाग्यहीनता, दुर्भाग्यशाली, हीन भाग्य प्राप्त होता है। राज्य पक्ष में प्रतिकूलता मिलती है, मानहानि का केस हो जाता है, अपमान होता है हर जगह। इसके साथ साथ पितृ सुख में न्यूनता होती है, साथ ही साथ कार्य, व्यापार, व्यवसाय में न्यूनता, बहुत ही कम लाभ होता है और गृहस्थ सुख में प्रायः बाधा एवं भोग से अतृप्ति रहती है। अगला जो काल सर्प योग है वह है तक्षक काल सर्प दोष। तो जब राहु सप्तम और केतु लग्न में हो तथा सप्तम से लग्न के मध्य सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि से सभी ग्रह हो तो तक्षक काल सर्प योग की स्थिति बनती है। इस काल सर्प योग में जातक को पुत्र संतान का सर्वथा अभाव रहता है तथा कन्या से मानसिकता नहीं जुड़ती। स्त्री सुख में न्यूनता होती है, साथ ही साथ जातक पर स्त्री गमन में फंस जाता है। जीवन में भारी उथल पुथल एवं संघर्षता बनी रहती है। पैतृक संपत्ति होने के बावजूद भी नहीं भोग हो पाता है। जीवन में कई बार जेल की यात्रा भी करनी पड़ती है। गुप्तांग संबंधी बीमारी लग जाती है, साथ ही साथ शत्रु पक्ष की भी प्रबल पीड़ा बनी रहती है। अब हम आते हैं अनंत काल सर्प योग पे। तो जब लग्न में राहु हो एवं सप्तम भाव में केतु हो और शेष ग्रह इनके मध्य आकर बैठ जाएं तो ऐसी स्थिति को हम अनंत काल सर्प योग बोलते हैं। अनंत काल सर्प योग के दौरान जातक को जीवन में मानसिक शांति नहीं मिल पाती, सदैव ही अशांत मन रहता है, व्यक्ति परेशान रहता है, अस्थिर रहता है। जातक नीच बुद्धि वाला, दुर्बुद्धि, कपटी, चालबाज, लुच्चा, असत्य भाषण करता, प्रपंची, झूठ बोलने वाला, षड्यंत्रों में फंसा रहने वाला ऐसा व्यक्ति हो जाता है। जातक जीवन भर थाना, कोर्ट, कचहरी इन्हीं का चक्कर लगाते रह जाता है। बार बार पलट पलट कर व्यवसाय करेगा पर फिर भी उसे उस प्रकार का लाभ नहीं मिल पाएगा। जातक को अपनी पद प्रतिष्ठा संभालने के लिए आवश्यकता से अधिक संघर्ष करना पड़ जाता है, जिसके कारण गृहस्थ जीवन भी बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है। अब हम लोग आते हैं शंखपाल काल सर्प योग पे। जब राहु सुखस्थ व केतु कर्म भाव में हो और अन्य ग्रह इनके मध्य आ जाएं तो ऐसी परिस्थिति को काल सर्प दोष का शंखपाल काल सर्प योग कहा जाता है। इस काल सर्प दोष के दौरान धन धान्य समृद्धि तथा चल अचल संपत्ति में न्यूनता आती है तथा पैतृक संपत्ति में भी किसी प्रकार का लाभ नहीं हो पाता। भाई बहन, माता तथा नौकर चाकर इन सब से तथा लड़ाई झगड़ा, परेशानी, बाधा बनी रहती है।
नौकरी एवं व्यवसाय में प्राय उतार चढ़ाव देखना पड़ता है, उत्थान पतन का सामना करना पड़ता है, स्वास्थ्य प्राय बिगड़ा रहता है, शिक्षा प्राप्ति में बाधाएं आती है, साथ ही साथ शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाती है। अगला जो काल सर्पयोग है इसे हम कहते हैं पातक काल सर्पयोग। तो जब राहु दशम व केतु चतुर्थ भाव में हो और अन्य ग्रह इनके मध्य हो तो ऐसी स्थिति को पातक काल सर्पयोग कहा जाता है। इस काल सर्प दोष के दौरान जातक का संपूर्ण जीवन विघ्न बाधा ग्रसित रहता है तथा नौकरी या व्यवसाय संबंधी अथक प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिल पाती एवं भटकता पूर्ण व्यक्ति जीवन यापन करते रहता है। व्यापार में कदम कदम पर मित्र धोखा देते हैं एवं जातक हानि उठाता है। संतान होकर भी निरंतर रोगग्रस्त पीड़ित रहती है। नाना नानी अथवा दादा दादी का वियोग सहना पड़ता है। माता पिता का अत्यधिक कष्ट सहन करना पड़ता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां लग जाती हैं। लाइलाज बीमारी से भी कई प्रकार से ग्रसित होना पड़ता है। अगला जो काल सर्प दोष है उसका नाम है शेषनाग काल सर्प दोष। तो जब राहु 12वें व केतु 6ठम भाव में हो और अन्य सभी ग्रह इनके मध्य आकर बैठ जाएं तो ऐसी परिस्थिति को शेषनाग काल सर्पयोग कहा जाता है। इस काल सर्पयोग के दौरान जातक गुप्त शत्रुओं से सदैव पीड़ित रहता है। शरीर सुख न्यूनतम मात्रा में दिन प्रतिदिन सूखता रहता है तथा स्वास्थ्य प्रायः बिगड़ा रहता है। लड़ाई झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी में ही प्रातः जातक की प्रति समय जो है वो बर्बाद होते रहता है। जातक कदम कदम पर अपनों से बदनाम होता है पर मृत्यु परांत भी इनका नाम खराब ही रहता है। और शेषनाग काल सर्पयोग के दौरान यह भी देखा गया है कि जातक को आंख से संबंधित परेशानियां देखनी पड़ती है। अंतिम प्रकार का जो काल सर्पयोग है उसका नाम है विषाक्त काल सर्पयोग। तो जब राहु एकादश भाव में व केतु पंचम भाव में हो व शेष ग्रह इनके मध्य हो तो ऐसी परिस्थिति को विषाक्त काल सर्पयोग कहा जाता है। इस काल सर्पयोग के दौरान जातक अपनी आजीविका के लिए घर परिवार से दूर रहता है। भाइयों से भरपूर विवाद कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ता है तथा विशेष रूप से बड़े भाई का जो प्रेम है और साथ है सानिध्य है ये नहीं मिल पाता। नेत्र रोग हृदय रोग जैसे रोगों से पीड़ित रहना पड़ सकता है और जातक अनिद्रा जैसे रोग से पीड़ित रहता है। कहने का अर्थ होता है कि साधक अपने शरीर का पूर्णतः लाभ नहीं उठा पाता। तो आज हमने जाना कि काल सर्प दोष क्या होता है, काल सर्प दोष के प्रकार कितने होते हैं। तो अब प्रश्न आता है कि क्या काल सर्प दोष का कोई उपाय नहीं? क्या काल सर्प दोष हो जाने के बाद हमें परेशान हो जाना चाहिए? तो इसका उत्तर है नहीं। काल सर्प दोष होना कुंडली का तो एक खेल है, पर सही जानकारी होने पर और नियमित रूप से इसका उपाय करने पर हम इसके द्वारा आ रहे कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि काल सर्प योग की स्थिति के कारण हमें जो काल सर्प दोष लग जाता है उसकी शांति हम किस प्रकार करें। तो श्रावण मास में रुद्राभिषेक कराने पर हमें काल सर्प योग से आ रहे कष्टों से मुक्ति मिलती है। तीर्थराज प्रयाग में तर्पण और श्राद्ध कर्म संपन्न करने पर भी काल सर्प योग से मुक्ति मिलती है। इसके साथ साथ काल सर्प दोष के शांति का उपाय रात्रि में किया जाता है। राहु के सभी पूजन शिव मंदिर में रात्रि के समय या राहु काल में करें। शिवलिंग पर मिश्री एवं दूध अर्पित करें। शिव तांडव स्तोत्र का नियमित पाठ करें। नियमित रूप से पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। जब काल सर्प दोष से पीड़ा आ रही हो तो नियमित मूली का भी दान किया जा सकता है। बहते जल में कोयला को प्रवाहित करने से भी काल सर्प दोष से आ रहे परेशानियों से मुक्ति मिलती है। मसूर की दाल सफाई कर्मचारी को कुछ पैसे सहित प्रातः काल में दान करने से, बहते जल में विधान सहित पूजकर दूध के साथ चांदी का नागिन के जोड़े प्रवाहित करने पर भी काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। प्रत्येक महीने की पंचमी तिथि को एक नारियल ब्रह्म मुहूर्त में नदी में जल में प्रवाहित कर देने पर भी काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ जो प्रत्येक महीने का अमावस्या आता है उस दिन काला तिल नारियल एवं कोयला काले कपड़े में बांधकर जल में प्रवाहित कर देने से
काल सर्प दोष के कारण आ रहे परेशानियों से मुक्ति अवश्य मिलती है। इसके साथ साथ राहु जब हमें परेशान करता है और काल सर्प दोष की पीड़ा हो, तो ऐसी परिस्थिति में हम कुछ चीजों का दान बुधवार अथवा शनिवार को कर सकते हैं, जिससे राहु के दोष और काल सर्प दोष का शांति होता है। और ये वस्तु है काला तिल, नीला कपड़ा, कंबल, काले रंग का फूल, सरसों का तेल, अबरक, सीसा, सूप, गोमेद, गेहूं, गुड़, और इन सब में शामिल हुआ इनका दक्षिणा। पर याद रहे यह सब दान रात्रिकालीन में ही करना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आप काल सर्प दोष से डरेंगे नहीं, यथाशक्ति कुंडली विश्लेषण अपना करवाकर, और अगर काल सर्प दोष होता है तो उसका उपाय कराएंगे, क्योंकि काल सर्प दोष जैसे दोषों से डरने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है अपना कुंडली विश्लेषण करवाकर इनका उपाय करने की। तो आप हमारे द्वारा भी कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं, जिसकी संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रदान कर दी गई है। आशा करते हैं आपको हमारी यह छोटी सी जानकारी काल सर्प दोष पर पसंद आई होगी। तब तक के लिए भगवान सदाशिव आप सभी का भला करें एवं काल सर्प दोष जैसे विष रूपी योग से आपकी रक्षा करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ गायत्री, जय जय गुरुदेव।